हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। हम लोग का आगामी 66वीं बीपीएससी परीक्षा और आगामी बिहार दरोगा परीक्षा के दृष्टिकोण से एक सीरीज़ चल रहा है। उस सीरीज़ में अभी हम लोग भारत के संविधान और राज्य व्यवस्था खंड चला रहे हैं। उसमें जो है आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान की अनुसूची जो है, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं और वो क्या क्या है, इसको हम लोग बारीकी से समझेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि यह क्या है। ठीक है, देखिए ऐसा है कि जब हमारा संविधान निर्माण हो गया था तो उस समय का संविधान को हम क्या कहते हैं, मूल संविधान। मूल संविधान कहते हैं। तो मूल संविधान में जो है कुल कितना भाग था, तो 22 भाग का उल्लेख था। और अनुसूची कितना, अनुच्छेद कितना था 22 भाग के अंतर्गत 395, और अनुसूची कितना था 8। ये जो अनुसूची था ये तो समझ में आता है कि ये 22 भाग के अंतर्गत 395 अनुच्छेद, मतलब प्रत्येक भाग में कुछ न कुछ अनुच्छेद समाहित है ना। लेकिन ये अनुसूची क्या है, तो अनुसूची जो है संविधान में एक विशेष खंड के रूप में जोड़ा गया, समाहित किया गया, जो कि किसी अनुच्छेद के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसे एक विशेष तौर पर इसे जोड़ा गया, तो इसलिए इसको अनुसूची कहते हैं। तो ये जो अनुसूची है 8 था मूल संविधान में, लेकिन समय समय पर बाद में जो है इसमें अनुसूची बढ़ता गया और अभी वर्तमान में कितना है, तो अभी वर्तमान में है 12 अनुसूची। तो हम लोग देखेंगे कि पहले वो 8 अनुसूची कौन कौन सी थी मूल संविधान में जो जिक्र किया गया था जब संविधान पारित हुआ था। तो पहले वो 8 अनुसूचियों तक हम लोग देख लेंगे, 1 से लेकर के 8 तक। और फिर जो बाद में जो 4 ठो ऐड हुआ है, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, तो इसको हम लोग देख लेंगे। तो देखते हैं कि प्रथम अनुसूची क्या है। तो प्रथम अनुसूची में क्या था, इसमें जिक्र किया गया था कि प्रथम अनुसूची के अंतर्गत एक स्पेशल खंड जोड़ करके उसमें कहा गया था कि भारतीय संघ के घटक, भारतीय संघ मतलब भारतीय संघ किससे बना है, तो भारत के क्षेत्रों से बना है, भारत के भिन्न भिन्न राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों से मिलकर बना है। वही कह रहा है कि भारतीय संघ के घटक राज्यों मतलब इसमें जो जिस राज्यों से भारत संघ बना है वो राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों, इन चीज़ों का उल्लेख है प्रथम अनुसूची में। मतलब भारतीय संघ के घटक राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों, जिसको यूटीज बोलते हैं, यूनियन टेरिटोरीज, वो उनका जो है उल्लेख प्रथम अनुसूची के अंतर्गत किया गया है। तो ये वर्तमान में कितना है, तो भारतीय संघ के घटक राज्य की संख्या अभी जो वर्तमान में 28 है। जम्मू एंड कश्मीर जो है किसी राज्य के दर्जा ले ली गई है और वहाँ 2 संघ शासित क्षेत्र बना दिया गया है। ठीक, और संघ शासित क्षेत्र अभी वर्तमान में कितना है, 8 है। 9 हो गया था लेकिन एक और घट गया है ना। मतलब अभी वर्तमान में क्या है कि 28 राज्य और 8 संघ शासित क्षेत्र का जो है उल्लेख है। तो ये प्रथम अनुसूची के अंतर्गत। द्वितीय अनुसूची क्या कहता है, देखिए द्वितीय अनुसूची कहता है भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों, मतलब हम जानते हैं कि किसी भी राज्य व्यवस्था को चलाने के लिए, संचालित करने के लिए भिन्न भिन्न पदाधिकारी लोग होते हैं, है ना। तो उनके अहम योगदान होता है, भागीदारी होती है उनके पदाधिकारियों की। तो उनके बारे में जो है कहा गया है कि जैसे कि राष्ट्रपति, है ना, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, है ना, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष, विधानसभा कहाँ होगा, तो राज्यों में, विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। ठीक, विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति, विधान परिषद भी राज्यों में होता है। विधानमंडल में 2 सभा होता है, एक विधानसभा और दूसरा विधान परिषद। तो विधानसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं और विधान परिषद में क्या होते हैं, सभापति और उपसभापति। जैसे संसद में 2 सदन होता है, राज्यसभा और लोकसभा। तो लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं और राज्यसभा में सभापति और उपसभापति। तो राज्यसभा में जो सभापति होते हैं वो कौन होते हैं, तो उपराष्ट्रपति ही पदेन जो है राज्यसभा सभापति होते हैं। जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति के पद पर नियुक्त होता है, जिन व्यक्ति का, वही जो है राज्यसभा के सभापति के तौर पर काम करते हैं। तो इसलिए जो है यहाँ लिख दिए हैं राज्यसभा के सभापति, तो समझ जाइए उपराष्ट्रपति भी का भी जिक्र हो गया। उसके बाद है कि सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के न्यायाधीशों, है ना। सुप्रीम कोर्ट मतलब सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट मतलब उच्च न्यायालय।
के न्यायाधीशों, उसके बाद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसको आप CAG बोलते हैं, है ना, कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल, इनके, तो इन सारे अधिकारियों पदाधिकारियों का जो वेतन भत्ता पेंशन प्राप्त होने का जो व्यवस्था है, वो उनके बारे में जो जिक्र है, उल्लेख है, वो इस द्वितीय अनुसूची के अंतर्गत किया गया है ना, द्वितीय अनुसूची के अंतर्गत किया गया है। उसमें कहा गया है कि इन सारे पदाधिकारियों को भारत के संचित निधि से जो है वेतन भत्ता पेंशन दी जाएगी। ठीक, अब आते हैं हम लोग तृतीय अनुसूची। तृतीय अनुसूची के अंतर्गत देखिए, याद करना बहुत आसान है। तृतीय अनुसूची में बस ये याद रखना है कि द्वितीय अनुसूची के अंतर्गत जितने भी पदाधिकारियों के वेतन भत्ता पेंशन के बारे में जिक्र किया गया है, उन्हीं सब पदाधिकारियों का जो है पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेने की जो व्यवस्था है, शपथ लेने का जो प्रक्रिया है, शपथ ग्रहण करने का जो जिक्र है, उल्लेख है, वो तृतीय अनुसूची में रखा गया है। ठीक, तृतीय अनुसूची के अंतर्गत शपथ ग्रहण है तो किन का, तो जिन जिन द्वितीय अनुसूची के अंतर्गत जिन जिन पदाधिकारियों का हम जिक्र किए अभी, तो याद करना आसान है। द्वितीय अनुसूची याद कर लिए हैं कि ये अधिकारियों को, इन पदाधिकारियों को जो है वेतन भत्ता पेंशन प्राप्त होने का जो है जिक्र किया गया, उन्हीं पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण, पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ ग्रहण का उल्लेख अनुसूची 3 में है। अब देखिए चौथी अनुसूची क्या कहता है। चौथी अनुसूची कहता है राज्यों, ठीक, एवं संघ शासित क्षेत्रों, है ना, राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों से राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। राज्यसभा क्या होता है, हम जानते हैं, ये जो संसद है, केंद्र में जो संसद होता है, विधि बनाने वाली संस्था, इसमें 2 सदन होता है ना, 3 चीज़ से मिलकर बना होता है संसद, एक राज्यसभा, दूसरा लोकसभा और राष्ट्रपति, ये होता है। राज्यसभा उच्च सदन होता है, लोकसभा निम्न सदन होता है। कोई भी कानून बनना होता है तो ये दोनों सदन से पारित होकर के, पास करके होता, राष्ट्रपति के पास जाता है, तब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देता है तो वह अधिनियम बन जाता है। ठीक है, अधिनियम बन जाता है। तो इस तीनों, संसद का ये तीनों अंग हो गया। तो उसी में से एक है राज्यसभा। लोकसभा में तो आप और हम इसको प्रत्यक्ष रूप से चुनकर भेज देते हैं। राज्यसभा में क्या होता है, हमारे द्वारा आप इनके सदस्यों को नहीं चुना जाता है। तो इनके सदस्य आते कहाँ से हैं, तो इनके सदस्य जो है प्रत्येक राज्य के विधानसभा के द्वारा चुन करके भेजा जाता है। इसका मतलब हो गया कि प्रत्येक राज्य से जो है विधानसभा के द्वारा राज्यसभा में मेंबर को भेजा जाता है। इसका मतलब हुआ कि राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है राज्यसभा में, जो भी मेंबर जाता है प्रत्येक राज्य से, वो राज्यों का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। तो यही कहा गया है चौथी अनुसूची में कि राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों से राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का उल्लेख। इसका मतलब हो गया कि प्रत्येक राज्य में राज्यसभा, संसद के राज्यसभा में प्रत्येक राज्य के लिए कितना सीट आवंटित है। जैसे कि बिहार की अगर बात करें तो बिहार से 16 है राज्यसभा में। इसी प्रकार से अनेक, जितना भी राज्य है, सभी राज्यों के लिए अलग अलग सीट निर्धारित है। ठीक, ये सीट निर्धारित कौन करता है, तो समय समय पर परिसीमन आयोग के द्वारा, और जो है ये सीट निर्धारित होता है। ठीक, बढ़ता रहता है। उसके बाद हम लोग आते हैं अनुसूची 5। 5वीं अनुसूची में क्या कहता है कि विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन से संबंधित उल्लेख है। तो मतलब है कि अनुसूचित क्षेत्र क्या होता है, इसको समझिए। अनुसूचित क्षेत्र का मतलब होता है कि केंद्र अथवा राष्ट्रपति के द्वारा कुछ ऐसा क्षेत्र को अनुसूचित कर लेना, शेड्यूल्ड कर लेना, जहाँ पर केंद्र के द्वारा प्रशासन चलाया जाए, डायरेक्ट प्रशासन चलाया जाए। और अनुसूचित जनजाति कुछ ऐसा क्षेत्र, पूरे ये जो है अनुसूची 5 जो है पूरे भारतवर्ष के बारे में जिक्र कर रहा है। पूरे भारतवर्ष में कहीं भी कोई किसी भी एरिया को शेड्यूल्ड कर लेना कि उस वहाँ पर जो है चाहे वो किसी भी राज्य के क्षेत्र के अंदर में क्यों ना पड़ता हो, उसमें जो है प्रशासन के लिए नियम केंद्र ही बनाएगी, है ना, राष्ट्रपति के द्वारा बनाया जाएगा। ये अनुसूची 5 में यह कहा गया है कि विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन से संबंधित बातों का उल्लेख जो है किया गया है। तो ये पूरे भारतवर्ष के संदर्भ में है। लेकिन 6ठी अनुसूची में क्या कहा गया है, एक जो है विशेष तौर पर पूर्वोत्तर राज्य में मतलब असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये जो 4 राज्य है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन राज्यों में जो है प्रशासन करने से संबंधित, प्रशासन और नियंत्रण करने से संबंधित बातों का उल्लेख है। ये कौन करेगा, तो केंद्र के द्वारा ही जो है
हालांकि वहाँ के राज्य प्रशासन भी है, लेकिन ये असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में जो है कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर जिस क्षेत्र को शेड्यूल्ड किया गया है, 6ठी अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है, और वहाँ पर जो है विशेष तौर पर राष्ट्रपति के द्वारा जो है नियम तय करके वहाँ पर वहाँ के राज्यपाल जो है शासन को संचालित करते हैं। ठीक है, विकास कार्य को करवाते हैं या संचालित करते हैं। ठीक, तो ये होता है 6ठी अनुसूची। 7वीं अनुसूची क्या है कि 7वीं अनुसूची में कहा गया है कि केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, मतलब शक्तियों का विभाजन। हम जानते हैं कि हमारा कैसा शासन प्रणाली है, लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली है, जिसमें संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों को अपना अपना शक्ति प्राप्त है। केंद्र को भी कुछ विषय प्राप्त है कानून बनाने के लिए, और राज्यों को भी कुछ अपना शक्ति प्राप्त है कुछ विषय पर कानून बनाने के लिए, और कुछ ऐसे विषय भी हैं जिस पर केंद्र और राज्य दोनों को शक्ति प्राप्त है, दोनों ही कानून बना सकता है। तो वही है 7वीं अनुसूची में जिक्र किया गया है कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, मतलब केंद्र और राज्यों के बीच में किन किन विषयों का बंटवारा है। तो विषय के बंटवारा के लिए करके जो है 3 तरह का सूची है, और 3 तरह का सूची क्या है, तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची के अंतर्गत मूल संविधान की अगर बात करें तो 97 विषय था, अभी वर्तमान में कितना विषय हो गया है, 100 विषय। ये बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन परीक्षा में। ठीक है, तो मूल संविधान में संघ सूची में कितना विषय था, 97, अभी हो गया 100। राज्य सूची में मूल संविधान में कितना था, 66 विषय, अभी हो गया 61, मतलब राज्य सूची को कम किया गया। ठीक है, समवर्ती सूची में पहले था 97 विषय, अब हो गया 52 विषय। अब देखिए, संघ सूची पर जो है केंद्र कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र को है, राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ राज्यों को है, और समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को है। अगर मान लीजिए कोई राज्य कानून बनाया है समवर्ती सूची पर, तो उसका कानून चलता रहेगा, लेकिन अब उसी समवर्ती सूची पर केंद्र भी कानून बना लिया है, तो केंद्र का कानून प्रभावी हो जाएगा और राज्य का कानून जो है समाप्त हो जाएगा। ये चीज़ है, तो मतलब केंद्र को जो है इस पर वर्चस्वता दी गई है। तो 7वीं अनुसूची हो गया। अब आइए 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में क्या है कि भाषाओं का उल्लेख है, संवैधानिक भाषाओं का उल्लेख। तो अभी वर्तमान में कुल कितने भाषाओं का उल्लेख है 8वीं अनुसूची के अंतर्गत, तो 22 भाषा। लेकिन मूल संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख नहीं था। तो मूल संविधान में कितने भाषाओं का उल्लेख था, तो वो था 14, है ना, 14 भाषा का उल्लेख था। तो फिर बाद में जो है समय समय पर इसमें भाषाओं को ऐड किया गया। तो ये है कौन कौन सी भाषाओं को समय समय पर ऐड किया गया। तो देखिए जो किस किस भाषाओं को समय समय पर जोड़ा गया, इसको देखिए 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया 21वां संविधान संशोधन करके। ठीक है, 21वां, ये बार बार पूछा जाता है कि सिंधी भाषा को कब जोड़ा गया, 1967 में, किस संशोधन के तहत, 21वां संविधान संशोधन के तहत। फिर देखिए 3 भाषा को 1992 में जोड़ा गया। ठीक, 1992 में कौन सा भाषा जोड़ा गया, तो कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। और किस संशोधन के तहत, तो 71वां संविधान संशोधन के तहत इस 3 भाषा को जोड़ा गया 1992 में, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। ठीक, कोंकणी कहाँ बोला जाता है, तो गोवा वाला एरिया में। मणिपुरी कहाँ बोला जाता है, तो मणिपुर में। और नेपाली कहाँ बोला जाता है, तो आप जाइएगा उधर गैंगटोक वगैरह में, तो वहाँ बोला जाता है नेपाली। बिहार के तराई क्षेत्र में नेपाली बोला जाता है। आप जो है दार्जिलिंग वगैरह जाइएगा तो वहाँ नेपाली बोला जाता है, वेस्ट बंगाल का एरिया में। तो इस तरह से सिक्किम में भी नेपाली बोला जाता है। तो नेपाली को भी जो है संवैधानिक भाषा का दर्जा दिया गया है। और 2003 में जो है 92वां संविधान संशोधन करके 4 भाषा को ऐड किया गया। उसमें है एक मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो। ठीक है, तो मैथिली तो अपना बिहार में ही है, समझ ही रहे हैं। संथाली जो है आपका झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, ये सब क्षेत्र में बोला जाता है, कुछ कुछ एरिया में। डोगरी जो है आपका जम्मू कश्मीर में बोला जाता है। अब बोडो आसाम में बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो है आपका ये इन भाषाओं को जोड़ करके अब कुल कितना हो गया है, 22 हो गया है। मूल संविधान में 14 था, अब 22 भाषा हो गया है। तो ये भाषाओं का जो उल्लेख है किस अनुसूची के अंतर्गत आता है, 8वां अनुसूची के अंतर्गत आता है। ये पूछ लिया जाता है बार बार कि भाषा का जो उल्लेख है, संवैधानिक भाषाओं का जो उल्लेख है, किस अनुसूची के अंतर्गत आता है।
तो 8वां अनुसूची के अंतर्गत कितना भाषा का उल्लेख है, तो 22। पहले मूल संविधान में कितना था, तो 14। ठीक, देखिए यहाँ तक तो मूल संविधान का जिक्र था, 8वीं अनुसूची तक, 8वीं अनुसूची था मूल संविधान में। बाद में जो है 4 अनुसूची को बाद में जोड़ा गया। तो देखिए 9वां अनुसूची को कब जोड़ा गया, तो इसको जोड़ा गया प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ा गया। इसका मतलब है कि संविधान लागू हुआ था पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को, बस 1 साल के बाद जो है ये 9वां अनुसूची को जोड़ लिया गया 51 में ही। तो इसमें क्या जोड़ा गया, इसमें जोड़ा गया कि राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण से संबंधित विधियों का उल्लेख किया गया है। मतलब मान लीजिए कि कोई राज्य को विकास कार्य करना है तो उसको जो है संपत्ति को अधिग्रहण करना होगा, रोड बनाना हो, चाहे सड़क बनाना हो, नाला बनाना हो, डैम बनाना हो, नहर बनाना हो, तो इसके लिए ज़मीन चाहिए, संपत्ति चाहिए। अब मान लीजिए उसमें पहले क्या था, संपत्ति का अधिकार प्राप्त था लोगों को, मौलिक अधिकार के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार प्राप्त था। तो कुछ लोग मौलिक अधिकार का हवाला देते हुए अपने संपत्ति को नहीं भी दे सकते थे। इसीलिए 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया ताकि विकास कार्य बाधित न हो। विकास कार्य बाधित न हो इसलिए 9वीं अनुसूची के तहत कह दिया गया कि राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण से संबंधित विधियों का उल्लेख किया गया। मतलब राज्य अगर किसी के निजी संपत्ति को विकास कार्य के लिए अगर अधिग्रहण करने का प्रयास अगर किया जाए, राज्य अगर अधिग्रहण करती भी है तो वह निजी व्यक्ति उसे देने से रोक नहीं सकता। हाँ, लेकिन इसके एवज में राज्य जो है उसे कंपनसेशन मुआवजा देगी। ठीक है, इन सारे बातों का उल्लेख 9वां अनुसूची में कर दिया गया है। तो ठीक है, विकास कार्य बाधित न हो इसलिए इसमें जो है 9वां अनुसूची के खंड में जोड़ दिया गया ये सब बात। 10वां अनुसूची क्या है, 10वां अनुसूची में कहा गया है दल बदल से संबंधित प्रावधान किया गया है। ठीक है, दल बदल से संबंधित प्रावधान क्या होता है, और इस व्यवस्था को जो 10वां अनुसूची को कब जोड़ा गया, ये बार बार पूछा जाता है। ये 52वां संविधान संशोधन के तहत इस अनुसूची को जोड़ा गया है। और 9वां को किस संशोधन के तहत, तो पहला संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा गया। ठीक, ये है। तो अब देखिए 52वां संविधान संशोधन के तहत दल बदल कानून को जोड़ा गया। तो दल बदल कानून क्यों जोड़ा गया, क्यों जरूरी था, तो इसमें जो है दल बदल से संबंधित प्रावधान जोड़ना इसलिए जरूरी था क्योंकि पहले क्या हो रहा था कि 52वां संविधान संशोधन 1985। ठीक, पहले क्या हो रहा था कि भारत में सरकार की अस्थिरता जो है होने लगी थी। कोई भी सरकार स्थिर नहीं रह पा रहा था। उसमें जो है कोई दल बदल कर लेते थे, कोई भी चुन कर आए किसी दल से और फिर दूसरे दल में वो चले जाते थे। इसी चीज़ पर जो है रोक लगाने के लिए, राजनीतिक दलों को अनुशासित करने के लिए, तो उसमें सदस्यों को अनुशासित करने के लिए जो है दल बदल संबंधित प्रावधान कानून लाया गया है ना। दल बदल संबंधी कानून को लाया गया और इस अनुसूची को जोड़ा गया 10वां अनुसूची को। ठीक, उसके बाद है 11वां अनुसूची। ठीक, 11वां अनुसूची में क्या है कि पंचायती राज शासन व्यवस्था को जोड़ा गया। स्वशासन प्रणाली, पंचायती राज स्वशासन व्यवस्था, जो कि स्थानीय स्तर पर सरकार की प्रणाली, ग्रामीण सरकार की प्रणाली को स्थापित किया गया। उसमें 29 विषय प्रदान किए गए, जिसमें जो है स्थानीय स्वशासन, जिससे कि स्थानीय स्वशासन संचालित हो सके। और यह जो अनुसूची है 11वां, इसको किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, यह है 73वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। 73वां संविधान संशोधन 1993 के तहत। ठीक, 12वां अनुसूची है कि शहरी क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन को स्थापित करने के लिए, स्थानीय सरकार स्थापित करने के लिए शहरी क्षेत्र में तो है, जैसे कि नगर निगम, नगर परिषद है ना, ये सब का स्थापना करने के लिए जो है 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया। तो किस संविधान संशोधन के तहत, तो 74वां संविधान संशोधन 1993 के तहत इसे भी जोड़ा गया। और इसको कितना विषय प्रदान किया गया, यह शहरी स्थानीय सरकार को, नगर परिषद या नगर निगम को, तो दिया गया है 18 विषय प्रदान किया गया। उस 18 विषय पर वो शासन अपना करता है, नियम बनाता है, कानून बनाता है और उसको लागू करता है ना, इम्प्लीमेंटेशन करता है, योजना बनाता है। ठीक है, तो ये है आपका अनुसूची, कुल ये अनुसूची रहा। ठीक है, धन्यवाद।